इसी टाइम पे हैदराबाद में भी इशू चल रहे थे। तीनों जो स्टेट है सेम टाइम पे इशू चल रहे थे। अब हैदराबाद में पॉपुलेशन हिंदू मेजोरिटी में थी, लेकिन निजाम मीर उस्मान अली खान का जो मन था वो ये था कि वो इंडिपेंडेंट रहे और अगर मजबूरी में किसी कंट्री के साथ मिलना भी है तो पाकिस्तान से मिले। लेकिन हैदराबाद को अगर आप देखोगे तो वो इंडिया के बीचों बीच है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं थी और इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता कि बीच में ऐसे कोई जगह होती जो पाकिस्तान बनी हुई होती। तो इंडिया की तरफ से बैक टू बैक बातचीत स्टार्ट होना शुरू होती है और काफी प्रेशर डेवलप होता है। तो निजाम क्या करता है कि वो 1 साल का टाइम मांगता है और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो होता है वो साइन कर लेता है। इसमें वो कहता है कि 1 साल तक वो जैसी सिचुएशन है वैसी रहेगी और उसके 1 साल के बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हैदराबाद और इंडिया का कैसा रिलेशन रहेगा। और इंडिया इस पर्टिकुलर टाइम में बड़ी आसानी से ये चीज मान जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में भी इंडिया फंसा हुआ था, तो वो पहले वहां डील कर रहा था। लेकिन हैदराबाद का जो निजाम था उसने इस 1 साल के अंदर पहले तो पाकिस्तान के साथ मिलकर स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट किया, मतलब कई सारी डिस्कशन स्टार्ट कर दी उससे, और एक पर्सनल आर्मी भी बना ली इस पर्टिकुलर टाइम पे जिसको रजाकार बोला जाता था। ये आर्मी हैदराबाद से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में भी चली जाती थी और काफी मारपीट मचाती थी। हैदराबाद के कुछ नॉन मुस्लिम लोग जो थे उनको भी मारती थी। ये जो रजाकार आर्मी थी इनका मानना था कि हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहिए। अब ये जो रजाकार आर्मी थी इतना ज्यादा परेशान कर देती कि इंडिया को सब कुछ छोड़ के हैदराबाद में अपनी आर्मी भेजनी पड़ती है। नेहरू जी आर्मी भेजने के बहुत खिलाफ थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जबरदस्ती आर्मी भेज देते हैं। इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। 2 दिन के अंदर पूरा का पूरा जो हैदराबाद था वो कंट्रोल में आ जाता है और निजाम यानी कि मीर उस्मान अली खान इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो साइन कर देते हैं। और अब आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, जहां पे आर्टिकल 370 और 35A जो है इनकी कहानी स्टार्ट होती है। और थोड़ा सा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन चल रही थी वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आते हैं अपनी मेन कहानी पे। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि करीब 77% पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम थी और जम्मू एंड कश्मीर में क्या था कि टाइम टू टाइम जो राजा है उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जनता के बीच में भेदभाव रखा। जब मुस्लिम राजा आया तो उसने हिंदुओं को दबा के रखा और जब हिंदू राजा आए तो उन्होंने मुस्लिमों को दबा के रखा। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो राजा हरि सिंह थे उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगते थे कि वो हिंदुओं को फेवर करते हैं। एक स्टेट सब्जेक्ट लॉ 1927 बनाया था राजा हरि सिंह ने, जिसमें एलिगेशन थे इनके ऊपर कि ये हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब में प्रायोरिटी देते हैं। तो इन सारी चीजों को लेके जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो प्रोटेस्ट वगैरह टाइम टू टाइम करते रहते थे और सबसे बड़ा जो प्रोटेस्ट हुआ था वो ईयर 1931 में हुआ था। और इसी टाइम पे एक आदमी था शेख अब्दुल्ला वहां पे, जो अभी फारूक अब्दुल्ला उनके फादर, तो ये राजा के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर देते हैं कि राजा को हटाओ और डेमोक्रेसी लेके आओ। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे ये चल रहा था कि इंडिया के अंदर ब्रिटिशर से नेहरू जी जो थे वो लड़ाई कर रहे थे और सेम टाइम पे शेख अब्दुल्ला जो था वो कश्मीर के अंदर राजा के खिलाफ मुहिम चला रहा था, लड़ाई कर रहा था। और अपनी बात आगे रखने के लिए शेख अब्दुल्ला ने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम से एक पार्टी बनाई थी जो आगे चल के सेकुलर दिखाना था उनको, तो उसका नाम चेंज करके नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया गया था। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अभी भी है। तो उस टाइम पे नेहरू जी एक तरफ इंडिया में डेमोक्रेसी लाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहे थे, सेम टाइम पे जो शेख अब्दुल्ला थे